फाइल का नाम है हेल्थ केयर। ये आपका प्रोजेक्ट है टर्म रिपोर्ट के नाम से। इसके अंदर 40 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 40, ठीक है। हर सवाल का एक नंबर है, 40 नंबर बन जाएंगे। तो मैंने प्रोजेक्ट बनाया 160 मार्क्स का। 160 मार्क्स का प्रोजेक्ट क्यों बनाया समझाता हूँ आपको ज़रा। और 4 सेक्शन है, 4 से 5। हर सेक्शन में अब देखें, ये सेक्शन 1 है डिस्क्रिप्टिव का 20 मार्क्स का, फिर सेक्शन 2 है, इसके अंदर कुछ सवाल है, फिर सेक्शन 3, फिर सेक्शन 4, फिर सेक्शन 5। टोटल 160 मार्क्स का मैंने बनाया ये, ठीक है। 160 मार्क्स क्यों बना, इसकी लॉजिक समझें। माने कि मुझे प्रोजेक्ट को 20 मार्क्स देने हैं तो उसको डिवाइड बाई 8 कर दूंगा, और अगर 40 मार्क्स देने हैं तो डिवाइड बाई 4 कर दूंगा। इसकी लॉजिक समझिए। अगर मैं एक सवाल को 1 नंबर दे दूँ, सवाल में 3 चीज़ें हैं, अब किसी ने कुछ काम किया कुछ काम नहीं किया तो उसकी मार्किंग नहीं हो पाती। इसको आधा नंबर दें क्या दें, तो मैं करता क्या हूँ, उस सवाल को 6 नंबर का कर देता हूँ और कहता हूँ हर पॉइंट के 2-2 मार्क्स। अगर जो उसने कर दी 2 पॉइंट कर दिए तो 4 मार्क्स दे दिए, वरना फिर 2 मार्क्स दे दिए। समझ रहे हैं। जब एंड में सारे टोटल मार्क्स बन जाते हैं ना, उसको भी डिवाइड करके वेटेज फिट कर देता हूँ। माने अक्सर फाइनल में क्या होता है, 40 मार्क्स का पेपर होता है तो मैं उसको 200 मार्क्स का रखता हूँ। चेकिंग में आसानी हो जाती है। अब किसी के 200 में से 100 आ गए, मतलब 40 में से 20 आ गए। ये बात समझ रहे हैं। तो मार्किंग इसलिए ज़्यादा रखता हूँ ताकि चेकिंग करने में आसानी हो जाए। मैंने एक ही सवाल में 3 कंसेप्ट पूछे और सवाल 1 नंबर का है, तो पता है मार्किंग कैसे होगी। जिसने 1 कंसेप्ट सही लिखा उसको भी आधा नंबर, जिसने 2 लिखा उसको भी आधा नंबर। 0.6 0.7 तो दिया नहीं जाता। इससे अच्छा 3 कंसेप्ट है तो 3 नंबर रख देते हैं, तीनों का 1-1 नंबर रख देते हैं। उस हिसाब से चेकिंग आसान हो जाती है, एंड में आप उसकी वेटेज ले लेते हैं। ये बात समझ रहे हैं। तो इससे ये इसके अंदर ना कोई 40-50 सवाल है। इन तमाम सवालों का जवाब आपने इस डेटा सेट से देना है, इस वाले से। डन हो गया, ठीक है। अब ये डेटा सेट समझा देता हूँ। डेटा सेट का नाम है हेल्थ केयर। जो पहला कॉलम है इसका नाम है नेम, मतलब पेशेंट्स के नाम दिए हुए हैं। अगर मैं इसके केसेस देखूं तो 2200 केसेस है, बहुत अच्छा डेटा है। 2200 पेशेंट का डेटा है। अब आपने एज्यूम क्या करना है, आपने एज्यूम करना है आप एक डेटा साइंटिस्ट है, एक बिजनेस एक्सपर्ट है, एक हॉस्पिटल ने आपको हायर कर लिया है, उसने आपको ये डेटा दे दिया और कहा है कि भाई हमें इनसाइट्स दें। डेटा में उसने क्या दिया है, पहला वेरिएबल क्या है, नेम। दूसरा क्या है, एज। ये मैंने इफ के नाम से खुद से एक वेरिएबल बना दिया, एज ग्रुप। क्यों बनाया इसकी लॉजिक समझाता हूँ। एज एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल था, बोले। अब मजे की बात है, मैंने उसको कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करके इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बना दी, 4 से 5 कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। मिसाल के तौर पे माने कि आपका सीजीपीए का डेटा था, मार्क्स का डेटा है 60, 61, 62, 63। अब यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करना है हमारे पास कितने टाइप के बच्चे हैं, तो उन्होंने ग्रेडिंग बना दी ना। 90 to 100 वालों को ए क्लास बच्चा बोल दो, 80 to 90 वालों को बी क्लास बच्चा बोलो, 60 to 70 वालों को सी क्लास बच्चा बोलो, 60 to 70 डी क्लास बच्चा बोलो, उसको फेल बोलो। तो उन्होंने 4 से 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो हम देखें, इनकम को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एज को हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो हम बेसिकली करते क्या, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की कैटेगरी बना देते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जब हमें अनोवा रन करना होता है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट रन करना होता है, या हमें फिल्टर यूज करना है, एज अ स्लाइसर यूज करना है, तो हमें कैटेगोरिकल वेरिएबल चाहिए होता है जिसकी बेस पे हम स्लाइसेस कर सकें। ये बात समझ रहे हैं। तो हमने क्वांटिटेटिव वेरिएबल को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, कैटेगोरिकल के अंदर। लेकिन जब भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैटेगोरिकल के अंदर कन्वर्ट होगा तो ऑर्डिनल में जाता है, क्योंकि ऑर्डर्स बनेंगे ना। तो अक्सर होगा आपको इनकम का डेटा दिया जाएगा, आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे इनकम ग्रुप में। एज का डेटा दिया जाएगा, कन्वर्ट कर लेंगे एज। फिर आपको पूछना पड़ता है सामने वालों को किस क्राइटेरिया पे करूं, कैसे। हो सकता है मैं आपको मार्क्स का एक वेरिएबल दूं और कहूं उसको 2 कैटेगरी बना दो, पास और फेल। तो आप क्या करेंगे, लेस देन 60 फेल, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 60 पास। मैंने कहा 2 कैटेगरी में कर दूं, आपने कहा 18 प्लस को डल किया, तो 18 से वाले को 2 कैटेगरी बनाओ, लेस देन 18 और दूसरा कहता ना ना ये मत करो। 2 साल से छोटे बच्चों को अलग नाम दो, 2 से 13 साल कर दो, 13 से 19 साल कर दो, 19 से आगे कैटेगरी बना दो। अगला कहता है ये भी नहीं करो, 10 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 40 प्लस कर दो। डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट है ना। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, मैं इफ का एक फार्मूला होता है उसके थ्रू यूज करके मैं अपनी कैटेगरीज बना लेता हूँ। डन। तो ये वेरिएबल मैंने खुद बनाया, इसका नाम क्या है, एज ग्रुप। क्यों बनाया है, टेक्निकली मुझे बना के देना नहीं चाहिए था। आप लोग क्योंकि अंडर ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट हैं तो मुझे क्वेश्चन देना था, फिर सामने वाले ने खुद सोचना था। इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता जब तक मैं कोई एक न्यू वेरिएबल ना बनाऊं। उसकी वजह क्या है, कंपनी वाले डफर, उनको कुछ नहीं पता, अपने काम में एक्सपर्ट है, लेकिन बिजनेस एनालिसिस के अंदर उनका माइंड नहीं चल रहा। उन्होंने आपको रॉ डेटा दे देना है और आपसे फरमाइशें शुरू कर देनी है, ये कर दो ये कर दो। अब मजे की बात होंगे 90% सवाल ऐसे होंगे जिसके लिए पहले आपको डेटा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब डेटा उस शक्ल में ही नहीं है। तो पहले आप, जिसको कंसेप्ट पता होगा उसको पता होगा कि पहले डेटा की शक्ल चेंज करनी है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, इसकी कैटेगरीज बनाना, इसके बाद रन हो पाएगा।
आपको मैंने फेवर ये दी है कि मैंने खुद ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। करके देना नहीं चाहिए था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे करके देना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि मैंने जो 40 सवाल बनाए थे उसमें कुछ सवाल ऐसे थे कि जब तक इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे वो रन नहीं होगा। लेकिन ये भी सोचना आपका खुद का काम था। चलें, एज का डेटा हो गया। तो पहले आदमी का नाम है बॉबी, उसकी एज क्या है 30, मैंने इसको यंग एडल्ट कह दिया। जेंडर क्या है इसकी, ब्लड टाइप क्या है, किस बीमारी के साथ आया है, किस डेट को ये सबमिट हुआ है, एडमिशन डेट आ गई, बोले इसका डॉक्टर कौन था, मैथ्यू स्मिथ, हॉस्पिटल का नाम क्या है, सन से मिलर, किस इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आया है, बोले ब्लू क्रॉस, इसकी बिलिंग अमाउंट कितनी है 18,850, किस रूम नंबर में रुका है, अब 324 थर्ड फ्लोर पे है, 265 सेकंड फ्लोर पे है, 450 फोर्थ फ्लोर में है। पहला डिजिट फ्लोर का नंबर होता है नॉर्मली, पता होगा आपको। एडमिशन कैसे हुआ था, इमरजेंसी में हुआ था, अर्जेंट हुआ था, इलेक्टिव हुआ था, किस कैटेगरी में आया था, इसमें भी ना हॉस्पिटल ने कैटेगरीज बनाई होती है। डिस्चार्ज किस डेट को हुआ है, 2 फरवरी। अब मजे की बात जानते हैं क्या है, मैंने आपको एक कुछ सवाल डाले हुए थे जिसके लिए वेरिएबल जनरेट करने पड़ गए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको डेटा फाइल दी और मैंने आपसे कहा मुझे एक बात बताओ, किस बीमारी के साथ आता है तो उसका लंबा स्टे होता है, किस बीमारी के साथ होता है उसका कम स्टे होता है, अर्जेंट में आए तो कितनी होता है, इमरजेंसी में आए तो कितना होता है। अब ये सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता जब तक मैं डेज काउंट ना करूं। तो मैंने आपको एक हिंट के तौर पे एडमिशन डेट दे दी, और तो दोनों को लेस करेंगे ना, जिसको एक्सेल आता होगा उसको पता है 2 डेट्स को माइनस करो तो बीच में डेज आ जाते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इक्वल टू ये एन है ना, और वो जी है, एडमिशन डेट जी है और वो एन है, एन माइनस जी कर दूंगा, डे काउंट कर देगा मुझे वो। सही है, कोई लंबे फॉर्मूले नहीं चाहिए इसके अंदर। तो फिर मैंने ना एक काम किया आपके लिए, लेंथ ऑफ स्टे खुद ही कैलकुलेट कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ करके देना, मुझे बस सवाल रखने थे कि ये करके दो। अब आपको खुद सोचना था, ये सवाल तो होगा ही नहीं जब तक मेरे पास ड्यूरेशन नहीं होगी, खुद निकालना चाहिए था, मैंने निकाल दिया है, डन। फिर मैंने एक और काम किया, इस वेरिएबल पे कॉस्ट जनरेट कर दिया, क्या, उसकी कैटेगरीज बना दी। मैंने उनसे पूछा क्या करना है, उसने कहा इतने दिन से कम है तो शॉर्ट स्टे बोलो, इतने दिन और इतने दिन के बीच में है तो मीडियम स्टे बोलो, इतने दिन में है तो लॉन्ग स्टे बोलो। ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने इसकी भी कैटेगरी खुद ही बना दी, डन। आगे देखते हैं, मेडिकेशंस क्या है उसकी वो दे दिया, टेस्ट रिजल्ट क्या है नॉर्मल, और बिलिंग पर डे क्या है। ये देखें, ये पर डे है और ये क्या है, टोटल है। डन हो गया। अब मैंने कुछ ऐसा सवाल डाला नहीं है, लेकिन होना बोले क्या चाहिए था, ये बिलिंग डे में हाइड कर देता है, कहता पर डे की बिलिंग ये है और लेंथ ऑफ स्टे, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करते तो टोटल निकल आता। अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, कोई हॉस्पिटल डेली नहीं निकाल रहा होता। अब सवाल ऐसा था कि मुझे इसकी जरूरत पड़ गई थी। कैसे, माने मिस्टर ए दाखिल हुआ, मैंने कहा इसका 1 लाख का बिल है, मिस्टर बी दाखिल हुआ 2.5 लाख का बिल है, दोनों 3-3 दिन थे, तो इसका पर डे अलग हो गया, उसका पर डे। तो बेसिकली बिलिंग पर डे निकला जानते कैसे है, मैंने टोटल बिल को डिवाइड कर दिया, किससे, नंबर ऑफ डेज से। अब सवाल है क्यों डिवाइड किया है, उसकी वजह ये है, बहुत सारे मेडिकल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें चाहिए होता है, जो कैंसर के साथ है उसका दिन का खर्चा कितना है, बात समझ रहे हैं, जो किसी और बीमारी के साथ है उसका दिन का खर्चा कितना है। और आपको इन टेक्निकल बातों का पता नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका पेशेंट का 10 दिन रहेगा, तो पूछे सर 10 दिन का एवरेज खर्चा कैसे, उसकी वजह क्या, 20-22 हज़ार रूम का लेंगे, फिर डाइट वाला डॉक्टर आएगा उसके 2,000 डालेंगे, फिर फ्लोर विजिट करने वाला डॉक्टर आएगा उसके 5,000 डालेंगे, समझ रहे हैं। अब मैंने फेवर आपको ये दे दिए कि वेरिएबल खुद से बना दिए, मुझे बना के देने नहीं चाहिए थे, डन। एक और फेवर दिया, जो मैंने आपको 40 सवाल बना दिए। इसको मैं फेवर क्यों काउंट करूँगा, सुनिएगा। नॉर्मली कंपनी कहती है ये डेटा हमारे पास है, हमें आप इनसाइट्स निकाल के दे दें, तो आपको खुद सोचना पड़ता है किसका कोरिलेशन निकालूं, किसका काय स्क्वायर निकालूं, किसका रिग्रेशन निकालूं, किसका मीन निकालूं, किसका पाई चार्ट निकालूं, किसका पिवट टेबल बनाऊं, किसका क्रॉस टैब बनाऊं, किसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाऊं, सब कुछ खुद सोचना होता है कि डेटा में से ट्रेंड कैसे निकालने हैं। जब मैंने आपको 40 सवाल दे दिए तो टेक्निकली आपने सोचना नहीं है कि इसके साथ करना क्या है, ये बात समझ रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट है आपने वो रिक्वायरमेंट निकाल के, तो मैंने ये अज्यूम किया कि कंपनी आपको बता रही है कि हमें ये चाहिए, खुद बता रही है, और आपने सिर्फ उनको करके देना है। उससे भी बड़ी एक फेवर दी मैंने,
बहुत बड़ी फेवर। वो ये हमने पढ़ा था मॉडलिंग में 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है डिसाइड करना क्या चीज़ रन होगी, दूसरा लेवल होता है उसको सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करना आता हो, और तीसरा लेवल होता है उसके रिजल्ट रीड करना आता हो। हमने मेडिकल की एग्जांपल से समझा था। डॉक्टर को हम क्या सिखाते हैं, उसको पहले याद करवाते हैं कि भाई बॉडी टेम्परेचर चेक करना है तो टूल का नाम है थर्मोमीटर, याद है ना आपको। ब्लड प्रेशर चेक करना है तो ये टूल, कोविड चेक करना है तो ये टूल, होमोग्लोबिन लेवल चेक करना है तो ये टूल। पहले लेवल में वो याद करता है किस सिचुएशन में कौन सा टूल। लेवल 2 क्या होता है, ऑपरेट कैसे करना है, उसको बताना पड़ेगा कि थर्मोमीटर को कैसे ऑपरेट करना होता है, जबान के नीचे रखना है, कोविड का टेस्ट कैसे होगा, नाक के थ्रू होगा, ब्लड प्रेशर कैसे होगा, बाजू पे कैसे। तीसरा लेवल उसको रीड। तो आपको एक डेटा साइंटिस्ट को तीनों लेवल आने चाहिए। पहला लेवल मैं आपका पेपर्स के थ्रू चेक कर लूंगा, जैसे आपके पेपर्स भी हुए थे, डिफरेंट सिचुएशन दी गई कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो पहला लेवल में आपके पेपर मिड टर्म फाइनल के थ्रू चेक पॉइंट है। सेकंड और थर्ड लेवल का क्या, चलें थर्ड लेवल भी पेपर के थ्रू चेक हो सकता है। कैसे, मैं आपको टेबल्स दे दूँ, आपको इंटरप्रिटेशन करके दिखाएं। लेकिन लेवल 2 क्या, लेवल 2 था आपको अप्लाई करना आता है तो इसके लिए फिर आपको प्रोजेक्ट और असाइनमेंट देना पड़ता है ताकि हमें कंफर्म हो जाए इसको सॉफ्टवेयर यूज करना आता नहीं आता। सेकंड लेवल की फेवर क्या है, अब नॉर्मली जानते हैं, मुझे आपसे पूछना क्या चाहिए था। मुझे आपसे पहला सवाल, मैंने 5 सवाल डाले। पहला सवाल मैंने पूछा कि बताएं कि इस हेल्थ केयर डेटा में लोगों का बिल क्या बनता है। अब जिसको स्टेट्स नहीं आती, जिसको डेटा साइंस नहीं आती, वो कहेगा भाई सबका बिल अलग अलग है, मुझे क्या पता कि लोगों का एक वैल्यू में कैसे बता सकता हूँ। और जिसको आती वो क्या करता, जी साहब, हाँ वो कहता है बिलिंग क्योंकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, वो एवरेज कैलकुलेट कर लेता, जो एवरेज का स्कोर आता कहता भाई साहब ये बिल बनता है। अच्छा दूसरा सवाल मेरा क्या होता, दूसरा सवाल मेरा ये होता कि 50% पॉपुलेशन का बिल किस अमाउंट से कम है और 50% पॉपुलेशन का बिल किस अमाउंट से ज़्यादा है। तो जिसको डेटा साइंस आती है उसको समझ में आ जाता, मीडियन कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। फिर मैं कहता कौन सी बिल की अमाउंट सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, तो जिसको डेटा साइंस आती है वो समझ जाता मोड कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। अब कंपनी तो आपको सवाल दे रही है, कहाँ मीन होगा, कहाँ मीडियन, कहाँ मोड, कहाँ हिस्टोग्राम, खुद डिसाइड करते हैं। अब कंपनी ने कहा बिलिंग का ग्राफ बना दो, आपने हिस्टोग्राम बना दिया क्योंकि क्वांटिटेटिव है। उसने कहा बीमारियों का ग्राफ बनाओ, आपने पाई चार्ट बना दिया, क्वालिटेटिव था, ठीक है। जेंडर का भी बना दिया। फिर आपने देखा बीमारियां या 6, 8, 10 है, काफ़ी ज़्यादा स्लाइसेस बनेंगे तो पाई चार्ट तो नहीं बनाएंगे। 3 से ज़्यादा ग्रुप्स हो जाए तो पाई चार्ट प्रेफर नहीं करते, आपने कहा बार ग्राफ बना देते हैं। ये सब कुछ आप खुद डिसाइड कर रहे हैं ना, तो इसमें ये भी चेक हो रहा है कि आपके कंसेप्ट आपको आते हैं या। तो मैंने फेवर ये दी है, मैंने सब कुछ खुद ही बता दिया। मैंने शुरू के 3 सवाल मिटाए और सिर्फ लिख दिया मीन, मीडियन, मोड, बिलिंग अमाउंट का निकाल के दे दो। हद तक ये बनता नहीं था, बनता ये था कि मैं इसके 5 सवाल बनाऊं और आपको कहूँ ये मेरी रिक्वायरमेंट है, करते रहो खुद से डिसाइड कि क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट। तो मैंने फेवर क्या किया आपके साथ, एक एक चीज बताई है कि यहाँ पे बॉक्स प्लॉट बनना है, यहाँ पे कोरिलेशन बनना है, यहाँ पे काई स्क्वायर बनना है, यहाँ पे ये बनना है। इसका रीजन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि आपको कंसेप्ट आते हैं, कंसेप्ट नहीं आते, ये मैंने मिड टर्म फाइनल में चेक कर लूंगा। अगर मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपको ये नहीं बताता कहाँ पे क्या करना है और आप गलत चीज रन कर देते तो फिर आगे चेक होता ही नहीं। यहाँ पे मुझे आपको ये स्किल चेक करनी है, आपको रन करना आता है या नहीं, एप्लीकेशन आती नहीं आती वो स्किल पेपर में चेक। तो दूसरी सबसे बड़ी फेवर मैंने यहाँ पे ये दी है, हर क्वेश्चन के अंदर लिख दिया है। यहाँ पे लिख दिया है जेंडर का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए, यहाँ पे लिख दिया है एज का हिस्टोग्राम बनाए, यहाँ पे लिख दिया है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कैलकुलेट करें, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन का एवरेज लेंथ ऑफ, अगर मैं लेंथ ऑफ स्टे का वेरिएबल कैलकुलेट ना करके देता तो 90% बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आती कि एडमिशन डेट और डिस्चार्ज डेट दोनों को लेस करेंगे, पहले वेरिएबल बनाएंगे उसके बाद उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे, समझ रहे हैं। तो मैंने सारे वेरिएबल खुद जनरेट कर दिए। आगे देखें, ये 10 सवाल है डिस्क्रिप्टिव के यूनिवेरिएट के, किसके हैं। आगे देखें ये अगले 10 सवाल किसके हैं, इसके अंदर कोरिलेशन, काई स्क्वायर, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, अनोवा, ये सब है। डन। साथ साथ सामने देखें सेक्शन 2 में 10 सवाल किसके हैं, बाईवेरिएट। आगे सुने सेक्शन 3 में किसके सवाल है, मल्टीवेरिएट के। डन। इसके अंदर इरिगेशन, लॉजिस्टिक, ये सब आ जाएगा। सेक्शन 4 क्या है, प्योर एक्सेल डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड की सारी शर्तें मैंने आपको बता दिया, किसको स्लाइसर पे रखते हैं, केपीआई स्कोर कहाँ डालना, एक एक चीज मैंने यहाँ पे बता दी कि डैशबोर्ड में कौन सी चीज कहाँ होगी और किस बेस पर डैशबोर्ड बनेगा।
अब मुझे आपकी स्किल चेक करनी थी, तो इसके लिए फिर मैंने एक और सवाल डाल दिया, एडिशनल इंसाइट्स। जो बात मैं आपसे शुरू में कह रहा था, मैं आपको डेटा फाइल दे देता, इसके लिए मैंने नंबर सिर्फ 20 रखे हैं। आसान जबान में इसके लिए नंबर रखे मैंने 5 नंबर। 40 मार्क्स की रिपोर्ट है तो 5 नंबर रखे। किस बात के लिए? अगर मैं आपको सिर्फ रॉ डेटा दे रहा हूँ, अगर आप खुद डिसाइड करो किसके साथ क्या करना है और मुझे इनसाइट निकाल के दो, होना तो ये 40 के 40 मार्क्स आप खुद डिसाइड करें। लेकिन मैंने कहा चलो बच्चों का लेवल देखने के लिए ये भी क्वेश्चन डालना चाहिए कि ये सारा डेटा आपके पास है, ये सारे वेरिएबल्स आपके पास है, ऊपर 40 सवालों के जवाब तो आपने दे दिए, लेकिन इसके अलावा आप कोई मजीद एनालिसिस करके देना चाह रहे हैं तो आप करके दे सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई टेस्ट रन करके देना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई इनसाइट निकाल के देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से निकाल के दे सकते हैं। डन हो गया। तो टेक्निकली 5 लेवल हो गए, है तो 4, 5वां ऑप्शनल है, लेकिन इसके भी 5 नंबर दिए हुए हैं। पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ गया? कोई सवाल है? पॉज कर दूं?